सुबह सुबह उठ के जब तक गुड मॉर्निंग का मैसेज ना भेज दे बढ़िया सा, और उसके बाद जवाब आता है, फिर उसका चेहरा खिल जाता है, उसके बाद दिन की शुरुआत करता है। ये भी एक आदत है, पर ये आदत सिर्फ आदत है या इसमें कॉग्निशन अफेक्शन भी शामिल है? तो आदतें दो प्रकार की हैं, एक जो एटीट्यूड से बनती हैं और एक जो इस तरह से बन गई है कि हमें पता भी नहीं होता और हम वैसा करते रहते हैं। तो हर आदत एटीट्यूड पे टिकी हुई नहीं होती है, लेकिन एटीट्यूड और आदत में अंतर उसके बाद भी है। एटीट्यूड आदत बना सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एटीट्यूड ही आदत है। एटीट्यूड से आदत बनने की संभावना है अगर आप उस काम को बार बार दोहराएंगे। और आदत का मतलब है कि आप बिना सोचे समझे, बिना कॉन्शियस वो काम करते रहते हैं। हैबिचुअल है, हैबिट है तो मतलब हैबिचुअल हो गए हैं। और हैबिचुअल होने का सरल सा मतलब है कि बिना सोचे समझे, बिना कॉन्शियस डिसीजन लिए वो काम आपकी बॉडी अपने आप करती रहती है, वो आदत वाला मामला है। अगर महिलाएं पुरुषों के बराबरी के स्तर के कार्य को करती हैं तो ही वह पुरुषों के बराबर पैसा कमा पाएंगी। गाई एव न्यूमैन। क्या ऐसा कहना उचित होगा? इस तरह कोटेशन को लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपको महिलाओं के विरुद्ध लिखना हो तो बता सकते हैं कि ऐसे विचार भी चलते हैं, लिख सकते हैं। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर महिला पुरुष बराबर कार्य करेंगे, समान कार्य करेंगे तो समान वेतन मिलना ही चाहिए उनको। और समान कार्य के लिए समान वेतन डीपीएसपी में तो लिखा ही हुआ है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसलों के माध्यम से लगभग उसको मूल अधिकार जैसा बनाई दिया। तो पब्लिक लाइफ और सोशल लाइफ में क्या अंतर? देखो, पब्लिक लाइफ का मतलब है ऐसा कोई भी कृत्य जिसमें किसी प्रकार की प्राइवेसी नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि वो समाज में किसी भी व्यक्ति को पता लग सकता है। सोशल लाइफ का मतलब है आप जिन सामाजिक समूहों से जुड़े हैं या सोसाइटी एट लार्ज से जुड़े हैं, उसके साथ आपकी इंटरेक्शंस क्या होती हैं। कई मामलों में दोनों एक जैसी होती हैं। जैसे अगर सर्कल से बनाएं तो ये दोनों चीजें ऐसी बनेंगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोशल लाइफ हैं पर पब्लिक लाइफ नहीं है, कुछ ऐसी हैं जो पब्लिक लाइफ हैं किंतु सोशल लाइफ नहीं है। जैसे किसी घर में दो व्यक्तियों का आपस का संबंध उनकी सोशल लाइफ का हिस्सा है या नहीं है? फैमिली लाइफ सोशल लाइफ का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, सीधी सी बात है। अगर संयुक्त परिवार है, पूरा गांव साथ में रहता है, फिर तो और बनेगा, है ना। तो सोशल लाइफ में फैमिली लाइफ भी शामिल है। फिर मान लीजिए 3-4 दोस्त हैं, बहुत दिन के बाद मिले और एक पार्टी वार्टी की उन लोगों ने, ये उनकी सोशल लाइफ मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी भाई। सोशलाइज करने का मतलब क्या होता है कि आप कुछ समूह हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जिनके साथ आप इंटरेक्शन करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो सोशल लाइफ है। पर पब्लिक लाइफ नहीं है। 4 दोस्त इकट्ठे होकर कहाँ बैठे, उन्होंने क्या खाया क्या पिया, जब तक कुछ अनसोशल, एंटी सोशल, इलीगल नहीं किया तब तक उनकी सोशल लाइफ है। हम बीच में नहीं आएंगे। और इसे पब्लिक करना अच्छी बात नहीं है ना। ये कुछ पर्सनल को टच करती हुई सोशल लाइफ है। तो ऐसी सोशल लाइफ हो सकती है जो पब्लिक लाइफ ना हो। ठीक, जैसे मान लीजिए राहुल गांधी का बहुत मन हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ मिले, कहीं पार्टी पे जाए। होता ही होगा, नेता होने से क्या होता है, 3-4 दोस्त मिले, एक पार्टी में गए। जैसे राहुल गांधी पार्टी में कैमरे वाले सब पहुंच गया, अखबार टीवी वाले। अब वो कह रहे यार यहाँ ऐसा मत करो भाई, मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। तो उसकी बात को माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए? माना जाना चाहिए। वो उसकी सोशल लाइफ है, एक सेंस से पर्सनल लाइफ भी है, पब्लिक लाइफ नहीं है। जब आप कोई ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो पूरे समाज को बताए जाने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पर राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार का मसला नहीं है, वो पब्लिक लाइफ है। जैसे किसी मूवमेंट में हिस्सा लिया, आप चले गए, आप किसी और को नहीं जानते हैं, द्वितीय समूह का आंदोलन है, आप किसी को नहीं जानते, आप उस समूह में हैं, आप गए, आपकी सोशल लाइफ नहीं है पर पब्लिक लाइफ है। आप सरकारी ऑफिस में कलेक्टर हैं, कलेक्टर बनकर जो भी निर्णय कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, ये पब्लिक लाइफ है। जनता के 20 लोग बैठे हैं, आप किसी एक से बात कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, पब्लिक लाइफ है, सोशल लाइफ नहीं। और बहुत सारा मसला है जो पब्लिक लाइफ भी सोशल लाइफ भी है। आप कलेक्टर हैं, आपके जिले में ही आपका छोटा भाई रहता है या बहन रहती है, उसकी शादी है, आप उसी जिले में उस शादी में गए हुए हैं, ये आपकी सोशल लाइफ है। लेकिन क्योंकि आप कलेक्टर हैं, आपकी सुरक्षा का मसला भी है, वहाँ कई नेता आए हुए इसलिए कि कलेक्टर साहब के भाई बहन की शादी है, वहाँ आपके आचरण पर कई लोग नजर भी रख रहे होंगे, तो वो सोशल के साथ साथ पब्लिक लाइफ भी है। तो कई मामलों में सोशल पब्लिक एक ही बात है, कहीं कहीं पब्लिक है सोशल नहीं है, कहीं कहीं सोशल है पब्लिक नहीं है। एक शब्द खूब चल रहा है, प्रबुद्ध निरंकुशतावाद। क्या होता है? निरंकुश का मतलब जब अथॉरिटी अनकंट्रोल्ड हो, टोटलिटेरियन हो, अथॉरिटेरियन हो, यानी अगर शासक के पास पूरी सत्ता है तो निरंकुश सत्ता है, इसको बोलते हैं निरंकुशतावाद। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का मतलब है कि निरंकुश तो है पर समझदार है। एक ऐसे व्यक्ति के पास सत्ता है जिसके पास संपूर्ण सत्ता है किंतु व्यक्ति समझदार है। अगर ऐसी स्थिति कहीं मिलेगी तो हम कहेंगे प्रबुद्ध निरंकुशतावाद है। जैसे उत्तर कोरिया में है किम जोंग उन, तो उसको बोलेंगे प्रबुद्ध या अबुद्ध या बुड़बक निरंकुशतावाद बोलेंगे, उसको बुड़बक बोलेंगे। प्रबुद्ध निरंकुशतावाद हो सकता है जैसे चाइना में आप मान सकते हैं, चाइना की सरकार निरंकुश है, पर चाइना के जो अभी प्रीमियर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, क्या नाम है, शी जिनपिंग जो हैं, उनके बारे में इतना कहा जा सकता है कि वो समझदार आदमी है। मतलब आप भारत के हिसाब से देखेंगे तो आपको खराब लगेंगे, लेकिन चाइना के स्टेट सोसाइटी के हिसाब से देखेंगे तो एक समझदार आदमी उनके हिसाब से सत्ता में बैठा हुआ है। और अगर वो ऐसा मानते हैं तो आप कहेंगे प्रबुद्ध निरंकुशतावाद वहां पर है। अब भारत में केंद्र में एक व्यक्ति का या 1.5 व्यक्ति का शासन चल रहा है, अगर आपको लगता है कि वो प्रबुद्ध भी हैं तो आप कहेंगे प्रबुद्ध निरंकुशतावाद है। दिल्ली की सरकार के पास अगर पावर होती तो दिल्ली की सरकार भी एक व्यक्ति के हाथों में चल रही है पूरी, अगर उसको आप समझदार मानेंगे तो उसको मान सकते थे। अगर इतनी सत्ता होती, सत्ता ही नहीं है तो सत्ता होती तो ये सवाल उठ सकता था। स्पष्ट बात एकदम। तो प्रबुद्ध निरंकुशतावाद। अमेरिका के बारे में कह सकते हैं, वहां ना निरंकुशतावाद है ना प्रबुद्ध है। निरंकुशतावाद इसलिए नहीं है कि वहां सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत बहुत अच्छे से काम करता है, और प्रबुद्ध नहीं है क्योंकि डोनाल्ड डक को इतनी समझ है नहीं। सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप। मैं बार बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बार बार भूल जाता हूँ। चलिए,
क्या भावनात्मक बुद्धिमत्ता आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है? तो भाई देखो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकती है, ये बात सही है, क्योंकि आध्यात्मिक विकास का मतलब है जब आप इस संपूर्ण संसार के साथ एकत्व की अनुभूति की ओर बढ़े, ये है स्पिरिचुअल होना। अब उस संसार को संसार कहें, ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें, शून्य कहें, कुछ भी कहें, लेकिन कुल मिला के जो संपूर्णता है उसके साथ एक होने की मनस्थिति का नाम है स्पिरिचुअल होना। तो ऐसा कहते हैं कि जिसमें एम्पैथी ज्यादा है, जो दूसरों से जुड़ सकता है, वो उसी क्षमता को आगे बढ़ा के संपूर्णता से भी जुड़ सकता है। जो खुद से ही नहीं निकल पाएगा वो संपूर्ण से क्या जुड़ेगा? तो मैं संपूर्ण से जुड़ना चाहता हूं, इसमें स्वाभाविक है कि अगर मैं दूसरों से जुड़ पा रहा हूं तो संभावना बनती है कि आगे चलकर संपूर्ण से भी जुड़ जाऊंगा। इस सेंस में कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस अगर है किसी में तो ज्यादा चांसेस हैं कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का स्कोप उसके व्यक्तित्व में अधिक होगा। ठीक है भाई, किसका था? आप समझ के बात, इतना ही चाह रहे थे। चलिए, पर गारंटी नहीं है इस बात की। ऐसे लोग हैं जिनका इमोशनल क्वोशिएंट बहुत अच्छा है किंतु स्पिरिचुअल नहीं है एकदम। ऐसे लोग होते बहुत सारे। जैसे चीन का राष्ट्रपति, वो स्पिरिचुअल नहीं है क्योंकि नास्तिक आदमी है। जो कम्युनिस्ट होता है वो नास्तिक होता है जनरली। तो कम्युनिस्ट कंट्रीज के जितने भी नेता हैं वो नास्तिक हैं, पर उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस तो हो ही सकती है ना, उसकी क्या समस्या है? तो ऐसे तमाम लोग हैं दुनिया में। चलिए वो सवाल दिखा दीजिए जो मैंने लिखवाए थे, एक बार जल्दी से उनको पढ़ लें। अब जल्दी जल्दी हाँ हाँ बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला है भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? क्या इसे वास्तव में बुद्धिमत्ता का ही एक पक्ष माना जा सकता है? देखिए, इसका पहला हिस्सा तो कर लेंगे क्या है और उसके 5 जो फीचर्स हैं बता देंगे। जो सेकंड पार्ट है, क्या इसे वास्तव में बुद्धिमत्ता का ही एक पक्ष माना जा सकता है? क्या इस पर लिखने के लिए कुछ सामग्री है आपके पास? आप कह सकते हैं कि ये बुद्धिमत्ता मानने में हर्ज नहीं, लेकिन दरअसल ये एक स्किल है, दक्षता है। देखो ध्यान रखना, एक शब्द है दक्षता या कौशल, जिसको आजकल क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना। कौशल का ही समानार्थक शब्द दूसरा है दक्षता, और कौशल और दक्षता को दोनों को अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? स्किल। ठीक है, इंटेलिजेंस और स्किल में अंतर होता है। स्किल वो क्षमता है जो अभ्यास करते करते हमारे अंदर आ जाती है, तो स्किल का अनिवार्य संबंध किस चीज से है? अभ्यास से है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी अभ्यास करेंगे तो स्किल आ ही जाएगी। किसी खास स्किल के डेवलपमेंट में किसी खास किस्म की इंटेलिजेंस की भी जरूरत होती है। लेकिन इंटेलिजेंस है और आपने उसका खूब अभ्यास किया, एक समय तक अभ्यास करने के बाद ट्रिक्स बन जाती हैं, शॉर्टकट्स बन जाते हैं, और उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी, टाइम और सटीकता में, या सटीकता के लिए क्या शब्द होगा सही? एकदम एग्जैक्टनेस। ठीक है, तो एक्यूरेसी ज्यादा ठीक शब्द है। न्यूनतम समय में अधिकतम एक्यूरेसी के साथ जब आप कोई काम करने लगे, क्योंकि आपको उसका ठीक ठाक अभ्यास है और उस काम को करने के लिए जो इंटेलिजेंस का सेट चाहिए था वो पहले से आपके पास था, तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति स्किल्ड है, स्किल इसके पास है। जैसे कोई व्यक्ति चावल के दाने पर गायत्री मंत्र लिखे, ऐसे लोग हैं दुनिया में। ये योग्यता का मामला है, इंटेलिजेंस का मामला है, या स्किल का मामला है? स्किल का मामला है। लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, जैसे आंख ठीक होनी चाहिए आदमी की। पता लगा चावल कहीं ये नहीं दिख रहा, चावल है कहाँ, ये तो दिखाओ, तो वो कैसे लिखेगा गायत्री मंत्र? तो बहुत तेज आंख चाहिए। उसकी मोटर स्किल्स का मतलब उसके हाथ पैर, जो उसकी कर्मेंद्रियां हैं, वो बहुत माइन्यूट स्तर पर उसके दिमाग से कंट्रोल हो जाती हूँ, ये चाहिए, मोटर स्किल्स बोलते हैं इनको। तो उसकी आंख बहुत शार्प हो, उसका हाथ बहुत सटीक और स्मॉल जो मूवमेंट्स हैं उनके लिए तैयार हो, प्रिसीजन उसके दिमाग में हो। अगर ये चीजें हैं उसके पास और फिर उसने लगातार अभ्यास किया लंबे समय तक, तो ये स्किल बन जाएगी। और इसलिए स्किल इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस में बहुत सारे अभ्यास को मिलाने से स्किल बनती है। तो आलोचना यह है कि इमोशनल इंटेलिजेंस दरअसल इमोशनल इंटेलिजेंस ना होकर के इमोशनल हैंडलिंग की स्किल है, और इसलिए कोई नहीं कहता कि जन्मजात है, जबकि इंटेलिजेंस के बारे में एक ठीक ठाक बात कही जाती है कि रेंज जन्मजात होती है, उस रेंज के अंदर हम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अभ्यास से कर सकते हैं। तो जब आपसे ऐसा सवाल पूछे तो आप यही पक्ष लिखिए कि विवाद इस बात पे है कि ये इंटेलिजेंस है या स्किल है, दक्षता है। और अंत में आप कहिए कि इंटेलिजेंस कहा जाता है, क्योंकि गलत भी नहीं है, लेकिन ज्यादा नजदीक दक्षता के है, न कि इंटेलिजेंस के है। अब बोलो हाँ हो जाएगा, है ना? क्वेश्चन सुनने से पहले जो बोल देते उससे बात ही बढ़ेगी। दूसरा, EI के विभिन्न संघटक तत्व क्या क्या हैं, स्पष्ट करें। संघटक तत्व का मतलब क्या हो गया? 5 या 4? आप 5 लिखिए। डेनियल, चोकोरमैन, गोलमैन। डेनियल गोलमैन को लिखना है, चोकोरमैन को नहीं लिखना है, ठीक है? कौन से 5 से बोल जल्दी से? सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फिशनेस, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ अवेयरनेस। चलिए, पहला है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है? दूसरा बताओ? सेल्फ रेगुलेशन। तीसरा सेल्फ मोटिवेशन। चौथा एम्पैथी। पांचवा सोशल स्किल्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।